हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए अमित पुनेट आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टेक्स गपशप में। थंबनेल में बिल्कुल आपने सही देखा। आज इसके बारे में हम डिटेल में जो है चर्चा करेंगे। टिल 10 इस शुरुआत से लेकर एंड तक जो है हर एक एक्सपेक्ट को हमें ध्यान से कवर करना है, तो बने रहिए। तो और मूव करते हैं, शुरू करते हैं इस चर्चा को और मूव करते हैं स्क्रीन पे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब भी हम अपने बिजनेस को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है मार्केटिंग करते हैं, सेल करते हैं, तो उसमें क्या क्या हमारे जीएसटी के रिगार्डिंग कंप्लायंस रहेंगे। चाहे अगर हम बात करें हम फ्लिपकार्ट, amazon या अदर जो भी हमारे ई कॉमर्स ऑपरेटर प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जहाँ पे हम अपने गुड्स को लिस्ट करते हैं, या फिर हम कहें कि हम अपनी सर्विसेज को किसी पोर्टल के थ्रू जो है देते हैं, तो वहाँ पे हमारे कंप्लायंसेस में क्या चेंज होगा, किस तरीके से फ्लो होगा, हमें कौन सी रिटर्न फाइल करनी है, ई कॉमर्स ऑपरेटर को कौन सी रिटर्न फाइल करनी होगी, वो उसको कैसे जो है कंप्लायंस करनी है, रिटर्न कौन कौन सी हैं, उसके बारे में जो सी भी हमारे डे टू डे जो कंफ्यूजन्स रहती हैं, आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे, ताकि आगे हमारे को कभी भी इसके रिगार्डिंग कोई कंफ्यूजन ना हो कि हमें जो है, अगर हम इसको नॉर्मली समझे तो एक सप्लायर जो है हमारे जो सप्लाई कर रहा है गुड्स, एक रिसिपिएंट है जिसको गुड्स चाहिए, इन दोनों के बीच में एक पर्सन जो है आ जाता है, ई कॉमर्स ऑपरेटर। पर्सन कहें या एंटिटी, जो भी हम इसको कहें, इसका जो है, जैसे हम कहें हमने कोई अमेजोन से कोई कोई गुड्स जो है बुक किए और हमें मिल गए, तो वहां पे क्या है, amazon एज अ ई कॉमर्स ऑपरेटर जो है एक्ट कर रहा है, जो कि सप्लायर से गुड्स लेके जो है हमारे यहाँ तक पहुंचा रहा है। ये amazon, फ्लिपकार्ट या अदर जो इस तरीके के जो है ई कॉमर्स ऑपरेटर जो है हमें इस तरीके की फैसिलिटी लेते देते हैं, और अपने कुछ चार्जेस जो है इसके लिए, इस फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए कुछ चार्जेस लेते हैं। तो अब ये तो एक स्ट्रक्चर हो गया। अब इस स्ट्रक्चर पे जीएसटी की कैसे इंप्लीकेशन रहेगी, उसको हम समझते हैं क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्म में, कि किस तरीके से जो है क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज रेज होते हैं मार्केट में इसके कंप्लायंसेस के रिगार्डिंग, कि जीएसटी का फ्लो जो है कैसे रहेगा। तो इसके लिए हमें सबसे पहले समझना होगा कि ई कॉमर्स ऑपरेटर है क्या। इसके लिए हमें सबसे पहले बात करेंगे ई कॉमर्स है क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स किसे कहते हैं। तो इसको सेक्शन 2 क्लॉज 44 में जो है सीजीएसटी एक्ट 2017 के डिफाइन करा गया कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स जो है जहां पे सप्लाई होगी गुड्स या फिर सर्विसेज की, चाहे वो इंक्लूडिंग डिजिटल प्रोडक्ट्स और डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क। अगर डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क के थ्रू जो है हम अपने गुड्स और सर्विसेज को जो है सेल आउट कर रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे कि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के थ्रू जो है अपना सप्लाई कर रहे हैं। अब हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स तो समझा, तो इसको जो ऑपरेट करेगा उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, या हम कहेंगे ई कॉमर्स ऑपरेटर। इसको शॉर्ट फॉर्म में ईसीओ भी कहा जाता है। ईसीओ, तो ईसीओ भी ध्यान रखना पड़ेगा। ईसीओ मींस इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। इसको भी डिफाइन करा गया है सेक्शन 2 क्लॉज 45 ऑफ सीजीएसटी एक्ट में। उसमें कहा गया है मींस एनी पर्सन, ठीक है ना, यहाँ पे कहा गया एनी पर्सन वो ओन्स, ऑपरेट्स या फिर मैनेज, ठीक है ना, जो ओन करता है या फिर वो ऑपरेट कर रहा है, मैनेज कर रहा है किस चीज को, जो हमने बात करी डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म को, तो वहां पे उसको हम कह देंगे, उस पर्सन को हम कह देंगे, उस एंटिटी को हम कह देंगे ई कॉमर्स ऑपरेटर, राइट। इसके बाद आ जाता है क्या इस ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए रजिस्ट्रेशन होना मैंडेटरी है। इसमें जब हम बात कर रहे हैं, तो आप फॉर एन एग्जांपल अमेजोन या फ्लिपकार्ट वगैरह को ध्यान में रख लीजिए, बहुत सारे पोर्टल हैं, राइट। हम इस तरीके से स्विगी से जो है, स्विगी से ऑर्डर करते हैं, जोमेटो से ऑर्डर करते हैं, ठीक है ना। तो बहुत सारे जो है हमारे प्लेटफॉर्म्स रहते हैं, तो हम ई कॉमर्स ऑपरेटर में ये सारे प्लेटफॉर्म हो जाएंगे। तो बात रही क्या इन प्लेटफॉर्म्स को भी जीएसटी में मैंडेटरी है रजिस्ट्रेशन होना, तो बिल्कुल क्लॉज सेक्शन 24 का जो है वहां पे सब सेक्शन 10 जो है यहाँ पे उसको मैंडेटरी करता है कि उसको कोई भी जैसे सेक्शन 22 और सेक्शन 24 में हमारा यही डिफरेंस होता है कि 24 में जो है जो उनसे भी 24 में फॉल कर गए, उनको पहले दिन से ही मैंडेटरी हो जाता है जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना। तो यहाँ पे सेक्शन 24 जो है मैंडेटरी करता है इन सब के लिए रजिस्ट्रेशन लेना। सेक्शन 24 का जो है सबसेक्शन जो है 10 जो है यहाँ पे इसको मैंडेटरी कर देता है, इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि इनके लिए मैंडेटरी है।
द बेनिफिट ऑफ थ्रेशोल्ड इज नॉट अवेलेबल। जैसे सेक्शन 22 में थ्रेशोल्ड मिलती है, राइट, थ्रेशोल्ड मिलती है, तो ये थ्रेशोल्ड जो है यहाँ पे सेक्शन 24 के अंदर नहीं होती। फर्स्ट डे से ही जो है उनको पहले रजिस्ट्रेशन लेनी होती है, राइट। अब हम अगली स्लाइड में मूव करते हैं। तो अगली स्लाइड में जो है बात करेंगे कि किस तरीके से वेदर अ पर्सन सप्लाइंग गुड्स और सर्विसेज। अब यहाँ पे किसकी बात करी, वेदर अ सप्लायर, वेदर अ पर्सन मतलब यहाँ पे बात करी गई सप्लायर की, ठीक है ना। तो यहाँ पे वेदर अ पर्सन सप्लाइंग गुड्स थ्रू, जो कि ई कॉमर्स ऑपरेटर वुड बी एंटाइटल्ड टू थ्रेशोल्ड एग्जेम्पशन। तो यहाँ पे बोला गया नो, अगर वो कोई भी पर्सन ऑनलाइन जो है वो ट्रेड कर रहा है तो वहां पे वो सेक्शन 22 से शिफ्ट होकर 24 में फॉल कर जाता है, और उसका क्लॉज नंबर 9 जो है हमारे को मैंडेटरी कर देता है रजिस्ट्रेशन। तो हमें वहां पे बेसिक जो हमारे को सेक्शन 22 में थ्रेशोल्ड मिलती है वो फिर हमें अवेलेबल नहीं होती, फिर उस सप्लायर को मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन करानी ही पड़ती है। जस्ट सपोज मान लेते हैं किसी पर्सन ने नया नया बिजनेस ही शुरू किया, उसने अभी सेल शुरू ही नहीं करी, मान लो उसकी पहली सप्लाई 10,000 की हो गई, ठीक है, उसको रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है, उसकी फिर उसको सेल हो गई 15,000 रुपए की, फिर उसकी 5,000 रुपए की सेल हो गई। लेकिन अगर मान लेते हैं इसके बाद उसने सोचा कि यार मैं अपने बिजनेस को जो है ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू जो है ऑनलाइन रजिस्टर करूं, तो उस केस में उसको रजिस्ट्रेशन करने से पहले जो है रजिस्ट्रेशन जीएसटी पे लेनी होगी। ऑनलाइन पोर्टल पे रजिस्टर होने से पहले जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेनी होगी, क्योंकि सेक्शन 24 के अंदर वो फॉल कर जाएगा। फिर सेक्शन 22 से हटकर यहां तक जो वो फॉल कर रहा था, 22 की एग्जम्पशन की वजह से उसको रजिस्ट्रेशन नहीं मिलने, 22 की थ्रेशोल्ड की वजह से उसको एग्जम्पशन नहीं, उसको रजिस्ट्रेशन नहीं लेनी पड़ रही थी। लेकिन अब जब वो चाह रहा है ऑनलाइन में आना तो सेक्शन 24 फॉल कर जाएगा और उसको रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी। ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन करी गई हैं, राइट। इसके बाद बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है क्या विल एन ई कॉमर्स ऑपरेटर लाइबल टू पे टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स मेड थ्रू इट इंस्टेड ऑफ एक्चुअल सप्लायर। इस ये क्या कह रहा है कि अगर किसी पर्सन विल एन ई कॉमर्स ऑपरेटर लाइबल टू पे टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई गुड्स मेड थ्रू इट, मान लो उसने खुद कुछ सप्लाई करे हैं इंस्टेड ऑफ एक्चुअल सप्लायर, तो क्या उस केस में भी उसको जो है उसके ऊपर लाइबल टू पे टैक्स लाइबिलिटी आएगी? बिल्कुल आएगी, उस केस में भी उसके ऊपर लाइबिलिटी आएगी। वो उस केस में ई कॉमर्स ऑपरेटर वो एज अ सप्लायर जो है एक्ट कर रहा है, तो भी उसके ऊपर वहां पे लाइबिलिटी इंकर्ड हो जाएगी, उसको उस पे भी जीएसटी देना होगा, राइट। यही बात यहाँ पे, बट इन केस ऑफ सर्विस नोटिफाइड अंडर 9(5) उसके अलावा जो है यहाँ पे उसको जो है रजिस्ट्रेशन करना होगा। यहीं पे लिखा हुआ इन सच केसेस टैक्स शैल बी पेड बाय द ई कॉमर्स ऑपरेटर इफ सच सर्विसेज आर सप्लाइड थ्रू इट, ऑल द प्रोविजन ऑफ द एक्ट शैल बी अप्लाइड। ठीक है ना, नॉर्मली जो एक्ट रहता है उस तरीके से उस पे एक्ट अप्लाई होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, will threshold exemption will be available to electronic commerce operator liable to pay tax on notified services? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमने बात करी कि ई कॉमर्स ऑपरेटर की रजिस्ट्रेशन किस में है, सेक्शन नंबर 24 में, और 24 के लिए कोई भी थ्रेशोल्ड नहीं होती, इसलिए उसको जो है कोई भी थ्रेशोल्ड नहीं मिलेगी। अब बात आती है टीसीएस की। अब नई चीज आ गई टीसीएस। अब टीसीएस की यहाँ पे बात क्यों करी, क्योंकि जब हम ई कॉमर्स ऑपरेटर की बात करते हैं वहां पे ही एप्लीकेबिलिटी आती है टीसीएस की, राइट। वहां पे एप्लीकेबिलिटी आती है टीसीएस की। टैक्स सेक्शन नंबर 52 जो है ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017 जो है वहां पे इसके बारे में डाला गया है, सेक्शन नंबर 52 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017, जिसके बारे में बात करके चलता है। तो ई कॉमर्स ऑपरेटर इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट, ठीक है ना, ई कॉमर्स ऑपरेटर जो है कलेक्ट करेगा कितना, 0.5% सीजीएसटी, 0.5% एसजीएसटी, मतलब 1% जो है उसको जो है जीएसटी कलेक्ट करना होगा ऑन द नेट वैल्यू। ठीक है ना, यहाँ पे ध्यान में रखना है नेट वैल्यू के ऊपर जो है उसको टीसीएस कलेक्ट करना है। किसको कलेक्ट करना है? ई कॉमर्स ऑपरेटर इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट एन अमाउंट, ई कॉमर्स ऑपरेटर को कलेक्ट करना है। कलेक्ट किससे करेगा? सप्लायर से कलेक्ट करेगा, ठीक है ना। नेट वैल्यू ऑन द टैक्सेबल सप्लाई मेड थ्रू इट, where the consideration with respect to supply is to be collected by the
such operator, the amount so collected is called TCS, इसको TCS कहा जाता है। इसके लिए सेक्शन 51 सबसेक्शन 1 जो है 52 सबसेक्शन 1 जो है आप रेफर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, इट इज वेरी कॉमन दैट कस्टमर ऑफ ई कॉमर्स कंपनी रिटर्न गुड्स, है ना, बहुत बार होता है, हमने मान लो अमेजोन से जो है गुड्स जो है मंगाए, हमारे पास यहाँ से अमेजोन क्या करेगा, सप्लायर साइड से लेके जो है हमें कस्टमर को जो है वो दे देगा, लेकिन हमें लगा यह गुड्स जो है वो ठीक नहीं है और वो जो है हमें, या फिर वो कुछ उसमें डेफिशिएंसी है, हमने उसको रिटर्न कर दी, ठीक है ना, वो गुड्स मान लेते हैं रिटर्न कर दिए, तो उस केस में क्या होगा, टीसीएस का प्रोविजन, यही यहाँ पे क्वेश्चन रेस करा गया है। तो क्योंकि ये कॉमनली होता है तो इसलिए यहाँ पे वर्ड यूज करा गया, इट इज वेरी कॉमन दैट कस्टमर रिटर्न गुड्स, तो उस केस में क्या होगा, तो वहां पे क्या होता है, उसकी नेट सेटलमेंट हो जाती है। ई कॉमर्स कंपनी इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स on net value of the, in other word we can say taxable value where return are adjust, मान लेते हैं 100 जो है टोटल सप्लाई हुई और मान लेते हैं उसमें से जो है 40 जो है वो रिटर्न हो गई, तो उस केस में जो है 60 जो है नेट वैल्यू ही मानी जाएगी, इसके ऊपर जो है इंप्लीकेशन आएगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कि नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई क्या कही जाएगी, नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, नेट वैल्यू क्या कहेगी, नेट वैल्यू मींस एग्रीगेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई अदर देन, इसमें ध्यान में रखना है, अदर देन सप्लाई ऑन विच एंटायर टैक्स इज पेबल बाय द ई कॉमर्स ऑपरेटर मेड ड्यूरिंग द ईयर, उसने कुछ खुद सप्लाई करी होगी तो वहां पे उसको हम अलग से लेंगे, वो ऐसा इंटरमीडिएटरी जो सप्लाई कर रहा है उसकी बात कर रहे हैं, और उसमें से भी क्या होगा, उसमें से रिड्यूस बाय द रिटर्न, जो अभी हमने पहले वाले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 8 में देखा कि क्या वो जो अमाउंट जो गुड्स रिटर्न हो जाती है उसका क्या होगा, वो एडजस्ट हो जाती है, तो यहाँ पे भी यही बात लिखी गई कि नेट टैक्सेबल वैल्यू क्या होगी, जो उसने एग्रीगेट सप्लाई करी है ऐसा इंटरमीडिएट, तो वो जो है उसकी एग्रीगेट वैल्यू मानी जाएगी, उसमें से भी लेस हो जाएगा जो भी रिटर्न हुई है, ठीक है ना। इसको हम इजी फॉर्म में बिल्कुल करके चल रहे हैं ताकि हर एक को जो है समझ में आ जाए इजी वे में कि किस तरीके से जो है कंप्लायंस रहता है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है एवरी ई कॉमर्स ऑपरेटर इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स ऑन बिहाफ ऑफ एक्चुअल सप्लाई, बिल्कुल जी बिल्कुल, एवरी ई कॉमर्स ऑपरेटर, हर ई कॉमर्स ऑपरेटर को जो है कलेक्ट करके चलना होगा, क्या करके चलना होगा, उसको जो है टीसीएस कलेक्ट करके चलना होगा, ठीक है ना, मैंडेटरी है जी, बिल्कुल मैंडेटरी है। What is the time? What time should the e-commerce operator make such collection? कब तक करना है? The e-commerce operator should make the collection during the month in which consideration amount is collected from the recipient. ठीक है ना, ध्यान में रखना है कि जब in which consideration amount is collected from the recipient, तो वहां पे उस मंथ में ही उसकी जो है लाइबिलिटी जो है इंकर्ड हो जाती है। इसके बाद आता है what is the time within which TCS is to be remit by the e-commerce operator, तो इसकी क्या होती है डेट, इसकी होती है अगले महीने की 10 तारीख, तो विद इन 10 आफ्टर द एंड ऑफ मंथ, मान लेते हैं कि अगर हम नवंबर 2022 की बात करें तो उस केस में हमें 10 दिसंबर 2022 जो है हमारी डेट पड़ेगी, तो इस डेट तक हमें जो है अपनी, तो इसके लिए रिटर्न फाइल भी करनी पड़ती है ना अपने को, GSTR 8 फाइल करते हैं हम, अभी हम चलेंगे आगे क्वेश्चन में आएगा नेक्स्ट, तो वहां पे हमें 10 तारीख तक उसकी भी ड्यू डेट रहती है, तो साथ ही हमें इसकी पेमेंट का भी ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बन के आता है हाउ द एक्चुअल सप्लाई क्लेम ITC ऑफ दिस TCS, ठीक है ना, अब सप्लायर से कलेक्ट हो रहा है तो सप्लायर जो है इसका क्रेडिट भी लेगा, बिल्कुल लेगा जी, सप्लायर इसका सप्लायर जो है उससे कलेक्ट कर रहा है, ई कॉमर्स ऑपरेटर जो है कलेक्ट कर रहा है सप्लायर से, तो सप्लायर का को उसका क्रेडिट भी मिलेगा, तो क्रेडिट का क्या फिनोमिना रहेगा, द अमाउंट ऑफ TCS पेड बाय द ई कॉमर्स ऑपरेटर टू द गवर्नमेंट, बिल्कुल TCS सप्लायर से कलेक्ट करेगा और गवर्नमेंट को पे करेगा ई कॉमर्स ऑपरेटर, ई कॉमर्स ऑपरेटर के ऊपर तो एक लाइबिलिटी है, जस्ट क्या करना है उसको यहाँ से सप्लायर से कलेक्ट करना है और आगे गवर्नमेंट को 10 तारीख तक क्या करना है, विद रिटर्न जो है जमा कर देना है ना। अब सप्लायर ने पे किया, ठीक है ना, मान लेते हैं 10 रुपए जो है इसने पे किया,
और यहाँ से इसने गवर्नमेंट को 10 रुपये पे कर दिया। अब ये 10 रुपये का सप्लायर क्रेडिट लेगा, तो ये किस तरीके से क्रेडिट लेगा, द अमाउंट ऑफ टीसीएस पे बाय द विल बी रिफ्लेक्टेड इन द टीडीएस क्रेडिट। यहाँ पे ऑनलाइन पोर्टल जी हमारे जीएसटी पोर्टल में आता है ना, टीडीएस टीसीएस क्रेडिट वगैरह, वहाँ पे शो करेगा वो अमाउंट। वहाँ उसके थ्रू क्या करेगा, वो क्रेडिट के थ्रू जो है वहाँ पे वो अपने ई कैश लेजर में जो है उसको वो ट्रांसफर कर सकता है, और अपनी जब उसकी जो लाइबिलिटी पे करेगा वहां पे वो उसको एडजस्ट कर लेगा। ठीक है ना, जैसे हमारा इनकम टैक्स में होता है ना, उस तरीके से ही हमारा वो रहता है कि हमारा किसी ने टीडीएस काटा, 26 में आया, ठीक है ना, हम अपनी जो हमारी जो हम ईयरली जो है रिटर्न फाइल करेंगे इनकम टैक्स की, वहां पे अपनी हमारी जो लाइबिलिटी बनेगी इनकम टैक्स की उससे जो है वो एडजस्ट कर देंगे। या फिर हमारी लाइबिलिटी नहीं बन रही, या फिर हमारा टैक्स ज्यादा कटा हुआ है, तो हमें फिर वो रिफंड आ जाता है। तो इसी उसी तरीके फिनोमिना वही रहता है, बस स्ट्रक्चर जो है वो जीएसटी के अकॉर्डिंग चलेगा कि जीएसटी पोर्टल पे ही जो है टीडीएस टीसीएस क्रेडिट के अंदर शो करेगा, वहां से आप ई कैश लेजर में उसको जो है ट्रांसफर करके जो है उसको उस ई कैश लेजर में आ जाएगा, तो वो कल को जब अपनी लाइबिलिटी आप पे करोगे वहां से वो एडजस्ट कर देंगे। अगला क्वेश्चन आता है, इज ई कॉमर्स ऑपरेटर रिक्वायर्ड टू सबमिट एनी स्टेटमेंट। ठीक है ना, अभी हम बात कर रहे थे ना, क्या बात कर रहे थे कि 10 तारीख वाली बात कर रहे थे, है ना, 10th, जो अब हमने जो एग्जांपल लिया था कि नवंबर 22 का जो है वो 10/12/2022 तक जो है वो पे कर देगा, तो ये पे करेगा, साथ में उसको क्या करनी है, यहाँ पे जीएसटीआर 8 फाइल करनी है। जीएसटीआर 8 यहाँ पे लिखा भी हुआ है इसके लिए, द स्टेटमेंट इन फॉर्म जीएसटीआर 8। ठीक है ना, मैं इजी फॉर्म में इसको बिल्कुल बता दे रहा हूँ ताकि जो है टाइम भी सेव हो, पूरा पूरा हम नहीं पढ़ रहे इसलिए, ताकि जो है इसका जो क्रक्स पार्ट है, ताकि जो फिनोमिना है, जो स्ट्रक्चर है ऑनलाइन ट्रेडिंग का और उसमें जीएसटी की जो इम्प्लीकेशन है वो हमें समझ आ जाए। एक सप्लायर है, एक रेसिपिएंट है, और उन दोनों को मिलाने के लिए एक सप्लायर को सेल करनी है, उसका वो पर्पस है, एक रेसिपिएंट को क्या चाहिए, उसको घर बैठे गुड्स चाहिए, उसका वो पर्पस है। तो वो दोनों के पर्पस को सॉल्व जो कर रहा है उसको हम कह रहे हैं एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जो इसको के थ्रू जो है इन दोनों को हेल्प मिल रही है, उसको हम कह रहे हैं ई कॉमर्स ऑपरेटर। ठीक है ना, बहुत सारे ई कॉमर्स ऑपरेटर है, हम सब जानते हैं, हम डे टू डे जो है यूज करते हैं। आजकल हर कोई मोबाइल के थ्रू, नेट अपने लैपटॉप के थ्रू जो है ऑनलाइन बुकिंग कर रहा है, तो ये सब कैसे हो रहा है, ये सब ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू ही हो रहा है। इसमें जो जीएसटी की इंप्लीकेशन है वो सारी हम डिस्कस करके चल रहे हैं, क्योंकि इसमें टीसीएस की इंप्लीकेशन आ जाती है, तो टीसीएस के आ गई तो टीसीएस का क्रेडिट भी मिलेगा। कौन क्रेडिट लेगा, सप्लायर क्रेडिट लेगा, और उसके जो है कैसे लेगा, वो अपना ई कैश लेजर में ट्रांसफर करके लेगा। तो ई कॉमर्स ऑपरेटर को क्या करना है, उसने अपनी जीएसटीआर 8 फाइल करनी है, पूरे मंथ की उसको नेट वैल्यू निकालनी है, नेट वैल्यू उसकी सप्लाई क्या है, उसके ऊपर लाइबिलिटी उसको जो है 10 तारीख तक पे करनी है ना। अभी तक का जो हमने किया उसको मैंने क्रक्स में समझा दिया। आगे बढ़ते हैं, आगे आता है हमारा अगला, इसका मैचिंग कॉन्सेप्ट किस तरीके से है, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मैचिंग ऑफ ई कॉमर्स ऑपरेटर। कैसे मैचिंग होगी जी, जनरल समझते हैं, छोड़ो इसको, स्टडी को छोड़ो, हम जनरल समझते हैं। क्या था, एक सप्लायर था, एक ई कॉमर्स ऑपरेटर था, एक रेसिपिएंट था, है ना, यही 3 बंदे थे। अब क्या कैसे मैचिंग होगी, ठीक है, इस सप्लायर की भी सेल हुई, ठीक है, ई कॉमर्स ऑपरेटर ने भी अपनी जीएसटीआर 8 पे दिखाया होगा, टीसीएस वगैरह सारी डिटेल दी होंगी, इसने भी दिखाया होगा कि मैंने सप्लायर के की जो है इतनी सेल कर दी। ठीक है ना, तो इन दोनों की जो है ये सप्लायर भी अपनी जीएसटीआर 1 भी फाइल करेगा, तो इन दोनों की रिटर्न की मैचिंग की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है ना, जनरली समझना है, बिल्कुल इजी वे में समझना है, तो बिल्कुल इजी हमें जो है समझ में आ जाएगा कि क्या इनका किस तरीके से स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे बात कर रहा है द डिटेल ऑफ द सप्लायर फर्निश्ड बाय द ई कॉमर्स एवरी ऑपरेटर इन स्टेटमेंट फॉर द मंथ will be matched with the corresponding detail of the output supply furnished by the supplier। ठीक है ना, ऑपरेटर की जो स्टेटमेंट है और सप्लायर की जो स्टेटमेंट है उसकी मैचिंग की बात कर रहा है। तो मैंने आपको दोनों रिटर्न्स भी बता दी, उसकी जीएसटीआर 1 में आएगी, इसलिए जीएसटीआर 8 में जो है अपनी सप्लाई दिखाएगा, गवर्नमेंट के पास सारा का सारा दोनों का डाटा होगा, तो ये इस तरीके से मैचिंग होना चाहिए। वे डिटेल अगर ये मान लो मैच नहीं करता, डू नॉट मैच विद द कॉरेस्पॉन्डिंग डिटेल, उसके साथ क्या होगा, डिस्क्रिपेंसी जो होगी वो दोनों को डिस्क्रिपेंसी भेजी जाती है कि भैया ये उसका जीएसटीआर 1 का डाटा ये कह रहा है, उसका जीएसटीआर 8 का डाटा ये कह रहा है, देखो कहाँ पे गड़बड़ है। ठीक है ना, ये बात यहाँ पे सेक्शन 2 क्लॉज जो है सबसेक्शन 8 और 52 के जो है सबसेक्शन 9 में जो है लिखी है, आप रेफर कर सकते हैं वहां से डिटेल, इसको डिटेल में समझने के लिए।
अगला क्वेश्चन कहता है व्हाट विल हैपन इफ द डिटेल रिमेन मिसमैच, अगर मिसमैच ही रहती है, अभी हमने बात करी ना ऊपर, क्या बात करी हमने कि किस तरीके से जो है रिटर्न जो है दो रिटर्न्स की मैचिंग वहां पे हमें दिखेगी। तो अगर वो मिसमैच फिर भी एग्जिस्टेंस में रहती है तो फिर क्या होगा, द अमाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच एनी डिस्क्रिपेंसी इज कम्युनिकेटेड, क्या होगा, हमने बात करी थी, इज कम्युनिकेटेड, इज कॉम्यू एक मिनट, is communicated and whether and which is not rectified by the supplier in his valid return, the operator in his statement for the month of discrepancy is communicated shall be added to the output tax liability of the supplier in his return for the succeeding month। तो हमें ध्यान में रखना है कि अगर इस तरीके से डिस्क्रिपेंसी होगी तो आउटपुट लाइबिलिटी जो है सप्लायर की अगले महीने की, जब वो अगले महीने की जो वो रिटर्न फाइल करेगा उसकी उसकी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में वो वाली अमाउंट ऐड कर दी जाएगी। तो इसमें ध्यान में रखना है कि ये जो है रिकनसाइल होना बहुत जरूरी है इसका, कि जितना भी अमाउंट हमारा ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सेल हो रहा है हमारी जीएसटीआर 1 और उसकी जीएसटीआर 8 से मैच होनी चाहिए चीजें, ठीक है ना। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 बात करता है, हाँ 17, are there any power given to the tax officer under the GST Act to seek the information on supply stock, ठीक है ना, बिल्कुल जी, गवर्नमेंट को प्रॉपर ऑफिसर को इसके रिगार्डिंग पावर दिएगी। ये कौन सा ऑफिसर रहेगा, नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर से ऊपर का वो नोटिस इशू कर सकता है और कहता है, कहेगा उस नोटिस में कि आप जो है ई कॉमर्स ऑपरेटर आप उनमें डिटेल फर्निश करो 15 दिन के अंदर, ठीक है ना। जहां पे भी उसको डिस्क्रिपेंसी मिलती है वो वहां से क्वेश्चन रेज करके जो है मांग सकता है। अगला कहता है द सेलर सप्लाइंग गुड्स थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर मे हैव द कॉमन प्लेस ऑफ बिजनेस स्पेशली इफ द गुड्स आर स्टोर इन द शेयर्ड फैसिलिटी ऑपरेटर बाय द, क्या होता है, मान लो देखो क्या है कि अमेजोन ने लिस्ट किया, अब हर एक तो उसने वो क्या करता है कि स्पेस दे देते हैं, वो स्पेस दे देते हैं कि ठीक है आप अपने गुड्स जो है हमारे प्रीमिसेस पे रख दो, ठीक है ना। एक रजिस्टर्ड जो पर्सन है, मान लो ये रजिस्टर्ड पर्सन है ए, ये रजिस्टर्ड पर्सन है बी सी, ये तीनों के तीनों ऑनलाइन है, ठीक है। यहाँ मान लो अमेजोन का जो है ये वेयर हाउस है, तो इनको जो है अमेजोन, ये अपने गुड्स जो है अमेजोन के वेयर हाउस पे भी रख सकते हैं। तो अमेजोन के वेयर हाउस पे रखेंगे तो उस केस में क्या होगा, ताकि यहीं से फटाफट जो है जैसी ऑर्डर आए यहीं से डायरेक्टली जो है वह कस्टमर को शिप हो जाए, ठीक है ना, कस्टमर को जो चले जाए फटाफट, इसलिए जो है यहाँ पे इस तरीके से स्ट्रक्चर जो है डिजाइन किया जाता है। तो यहाँ पे वही कह रहा है कि क्या उस केस में दिस विल रिजल्ट द सेम एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, ऐसे में क्या करना पड़ता है, ए को बी को सी को इन तीनों को जो है एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस दिखाना पड़ेगा, ये वाला अमेजोन जहां उसके गुड्स पड़े हैं इन तीनों को जो है वहां पे एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है यस दिस इज अलाउड, बिल्कुल ऐसा अलाउड है, ए बी और सी अपने गुड्स को जो है दूसरे ई कॉमर्स ऑपरेटर के जो है वहां पे जो है प्लेस पे रख सकते हैं, ये अलाउड है, ठीक है ना। इस पे जो है जीएसटी ने अलाउ कर रखा है। एनी रजिस्टर्ड पर्सन कैन डिक्लेयर प्रीमिसेस एज अ प्लेस ऑफ बिजनेस इफ ही requires document for the use of premises at the place of business like ownership document agreement with the owner and there is no restriction about use of such premises by the multiple person, multiple A B C तीनों के तीनों यूज कर रहे हैं, बिल्कुल कर सकते हैं जी, एक ही जगह पे A और B और C तीनों के गुड्स हो सकते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से होता है। तो यहाँ पे क्लैरिफी, ये कई बार क्वेश्चन भी रेज हो जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन बनता है डू ट्रैवल एजेंट, ट्रैवल एजेंट किस तरीके से काम कर रहा है, प्रोवाइडिंग सर्विसेज थ्रू डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म, बिल्कुल है ना, इतने सारे जो है प्लेटफॉर्म है ट्रैवलिंग एजेंट के लिए, वो टिकटिंग बुक कर सकते हैं, है ना, बुक कर सकते हैं। तो वहां पे वो क्या, वो उनके ऊपर टीसीएस की लाइबिलिटी आएगी। तो यहाँ पे वही इसी का आंसर दिया गया, ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट प्रोवाइड सर्विसेज थ्रू डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक विल फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ ई कॉमर्स, बिल्कुल सप्लायर है, ट्रैवल एजेंट सप्लायर में आ गया, वो जो ऑनलाइन साइट है वो ई कॉमर्स ऑपरेटर हो गई और जो बुकिंग कर रहा है वो कस्टमर जो है वो रेसिपिएंट हो गया। तो उस केस में ई कॉमर्स ऑपरेटर वो बन जाएगा और उसके ऊपर टीसीएस अंडर सेक्शन 52 की लाइबिलिटी आ जाएगी। अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है कहता है
कि there are transaction in which two or more e-commerce operator are involved, in such cases वो will deduct TCS। अगर एक ई कॉमर्स ऑपरेटर और दूसरे ई कॉमर्स ऑपरेटर के बीच में जो है ट्रांजेक्शन हो रही है, तो भैया टीसीएस का क्या होगा? तो यहां पे वही बात करी गई है कि क्या कहा गया, ईच ट्रांजेक्शन नीड टू बी ट्रीटेड एज सेपरेटली। कुछ मान लो एक ई कॉमर्स ऑपरेटर है ए, दूसरा ई कॉमर्स ऑपरेटर है बी, दोनों के दोनों ई कॉमर्स ऑपरेटर है, ठीक है ना, ये भी ई कॉमर्स ऑपरेटर है, ये भी ई कॉमर्स ऑपरेटर है। मान लो ये कुछ इससे लेता है, ये कुछ उससे लेता है, ये आपस में ना चलता रहता है इनका सिस्टम, ठीक है ना। तो उस केस में हर एक ट्रांजेक्शन, मान लो इसने यहाँ पे 5 इससे ली, इसने इसको जो है नो नो जो है ये दे चुका है, तो यहाँ पे हर इसकी जो 5 ट्रांजेक्शन है उसके हिसाब से इसका टीसीएस का प्रोविजन आएगा, इसकी जो नो ट्रांजेक्शन है इसके हिसाब से बी का जो है टीसीएस का प्रोविजन आएगा। टीसीएस विल बी कलेक्टेड अकॉर्डिंगली। दोनों के जो है हर एक ट्रांजेक्शन को इंडिविजुअली, यहाँ पे लिखा हुआ है सेपरेटली जो है देखा जाएगा टीसीएस के लिए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन हमारा बनता है 21 नंबर, इज देयर एनी केसेस इन विच ई कॉमर्स ऑपरेटर डज नॉट प्रोवाइड इनवॉइसिंग सॉल्यूशन टू द सेलर? In such cases invoices is generated by the seller and received by the buyer without e-commerce operator। ठीक है ना, यहाँ पे क्या हो गया, मान लो ई-कॉमर्स ऑपरेटर था, ये ए ये बी, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो है अदरवाइज क्या होता है, इनवॉइसिंग ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू होती है, लेकिन यहाँ पे ए ने जो है बी को जो है यहाँ पे इनवॉइसिंग रेस कर दी, लेकिन पेमेंट फ्लो जो है, एक मिनट यहाँ लिखा है द पेमेंट फ्लो थ्रू ई कॉमर्स, लेकिन पेमेंट का फ्लो कैसा हुआ, इसने इसको पेमेंट करी, इसने इसको पेमेंट कर दी, ठीक है ना, इनवॉइसिंग हो गई डायरेक्टली, और यहां से क्या हो गया, पेमेंट फ्लो इस तरीके से हो गया। तो उस केस में क्या होगा, टीसीएस का क्या करेंगे उस केस में, ठीक है ना। यहाँ पे कहता है कैन टीसीएस कलेक्टेड ऑन द एंटायर वैल्यू ऑफ द ट्रांजेक्शन, सेक्शन 52 कहता है मैंडेटरी दैट द टीसीएस इज टू बी कलेक्टेड ऑन द नेट, ठीक है ना, नेट टैक्सेबल वैल्यू ऑफ द सप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ विच e-commerce operator collect the consideration amount collected should be duly reported in the GSTR 8, ठीक है ना। जीएस कौन भरेगा, सप्लायर भरेगा ना अपनी जीएसटीआर 8, वहां पे जो है वहां से पता लग जाएगा, और वहां पे क्या है जीएसटीआर 8 भरेगा, और वहां पे उसको जब सारी की सारी वो कैलकुलेशन करेगा, उसको जो है लाइबिलिटी उसकी इंकर हो जाएगी, कौन सी लाइबिलिटी, उसको टीसीएस भी पे करना होगा। एनी सच अमाउंट कलेक्टेड विल बी अवेलेबल टू द कंसर्न सप्लायर एज अ क्रेडिट टू ई कैश लेजर। जैसे मैंने बताया ना, आप पीछे बात करी थी कि किस तरीके से उसको टीडीएस टीसीएस का क्रेडिट मिलेगा, तो वहां पे क्या होगा, टीसीएस को जो है उसको वहां पे उसके ई क्रेडिट लेजर में, ई कैश लेजर में जो है वो शिफ्ट कर लेगा, ठीक है, फाइल करके, और वहां से उसका बेनिफिट ले लेगा। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, अगला क्वेश्चन कहता है जीएसटी रिक्वायर अ डीलर टू मेंटेन कॉन्सिक्वेंसेस सीरियल, ठीक है ना। जीएसटी क्या बोलता है कि भैया सीरियली नंबर होना चाहिए, कहता है ना, रूल बात करते हैं सीरियली नंबर होने चाहिए जीएसटी में। तो उस केस में कैसे रहेगा, इफ अ सप्लायर, इफ वी सप्लायर टू द फ्रॉम मल्टीपल लोकेशन, तो उस केस में मल्टीपल लोकेशन के केस में डू वी नीड सेंट्रलाइज, क्या हमें सेंट्रलाइज रखनी पड़ेगी क्योंकि नंबर एक है। तो इस केस में क्लैरिफाई किया गया है कि ऐसा नहीं है। ऐसा अगर आप 3 जगह से मान लेते हैं, ठीक है, 3 जगह से सप्लाई कर रहे हैं ए बी सी, तो आप 3 जगह से, ये ऐसा नहीं है आपको एक सेंट्रलाइज यूनिट खोल के यहाँ से इनवॉइसिंग करनी पड़ेगी, आप अलग अलग भी कर सकते हो, आप यहाँ से भी कर सकते हो। ये जो तीनों आप सप्लाई कर रहे हो वो जो है उस तरीके से होना चाहिए। मान लो ये वाला कर रहा है तो ये अपना A1 A2 A3 चला रहा है, ये B1 B2 B3 चला रहा है, तो इस तरीके से सीरियल नंबर जो है वहां पे हो सकता है। ये देखो यहाँ पे मेंशन किया है, therefore a supplier can have multiple serial number for the same year so long as the same series is not used across the financial year, therefore you may have a different invoicing serial for each location, ठीक है ना। आप हर एक लोकेशन में जो है अपनी जो है एक अकॉर्डिंगली सीरीज जो है, जैसे हमने एग्जांपल लिया इस तरीके से चला सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 23 बहुत इंपॉर्टेंट है। देयर आर सेलर वो आर सेलिंग एग्जेम्प्टेड और जीरो टैक्स गुड्स, ठीक है ना, जैसे मान लो बुक्स, तो वहां पे उस केस में क्या रहेगा, जब वैल्यू जो है एग्जेम्प्टेड गुड्स आ रही है, एग्जेम्प्टेड या वो मतलब गुड्स एग्जेम्प्टेड है या जीरो रेटेड जीरो टैक्स गुड्स है, उसमें जो है एग्जेम्प्टेड है या फिर उसका टैक्स रेट जीरो है, तो उस केस में क्या रहेगा,
और उस केस में टीसीएस की क्या इंप्लीकेशन रहेगी? तो यहाँ पे जो है सेक्शन 52 सबसेक्शन 1 जो बात करता था, टीसीएस इज टू बी कलेक्टेड ऑन द नेट वैल्यू तो हमने ध्यान में रख लिया। अब नेट वैल्यू ऑफ द टैक्सेबल सप्लाई, अब हमने दूसरा ध्यान में रखना है वर्ड टैक्सेबल सप्लाई। तो यहाँ पे जो है एग्जेम्प्टेड और जीरो टैक्स वाली है, तो वो टैक्सेबल सप्लाई नहीं है। मैं तो वहां पे उस केस में सप्लायर इटसेल्फ इज नॉट अ टैक्सेबल, तो क्वेश्चन जो है टीसीएस का भी अराइज नहीं होता। ठीक है ना, उस केस में टीसीएस का की बात नहीं होगी। अगला आता है हमारा अ सप्लायर सेलिंग ओन प्रोडक्ट थ्रू अ वेबसाइट। अब मान लो उसने अपनी एक वेबसाइट बना ली सप्लायर ने, और उसके थ्रू वो जो है सप्लाई कर रहा है। यहाँ पे क्या ई कॉमर्स आया? नहीं आया। इसने अपनी एक वेबसाइट बना ली प्यारी सी, इस पे ऑर्डर जो है इसने अपनी गुड्स लिस्ट कर दिए, यहीं पे ऑर्डर आ रहे हैं, और यहाँ पे कस्टमर जो है इसकी साइट पे जाके बुकिंग कर रहा है, और ये जो है सप्लायर इसको डायरेक्टली जो है सेल कर दे रहा है। क्या ई कॉमर्स ऑपरेटर की बात इसमें आएगी? क्या टीसीएस का कलेक्शन इसमें आएगा? ये दो क्वेश्चन जो है आज इसमें जो है हम क्वेश्चन नंबर 24 में जो है देख के चलते हैं कि आई एम अ सप्लायर। क्वेश्चन कहता है मैं सप्लायर हूं, अपने गुड्स जो है वेबसाइट में, अपनी ही वेबसाइट में होस्ट कर दिया। डू आई फॉल अंडर द डेफिनेशन ऑफ ई कॉमर्स ऑपरेटर? और दूसरी बात कि क्या एम आई रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टीसीएस, जो हमने बात करी। पहला क्वेश्चन था क्या ये ई कॉमर्स ऑपरेटर है, सप्लायर जो है ई कॉमर्स ऑपरेटर माना जाएगा। दूसरा टीसीएस का क्या रहेगा? तो अब हम बात करेंगे कि एज अ डेफिनेशन जो है सेक्शन 2 क्लॉज 44, सेक्शन 2 क्लॉज 45 जो है बात करता है ई कॉमर्स ऑपरेटर की। तो वहां पे हाउएवर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 52 TCS is required to be collect on the net value of the taxable supply made through it by other supplier, where consideration is to be collected by the e-commerce operator. In case where someone is selling their own product through the website, there is no requirement to collect tax. उस केस में टीसीएस का प्रोविजन नहीं आएगा। ठीक है ना, इस केस में इसमें नहीं आएगा। ठीक है ना, ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू तो ई कॉमर्स ऑपरेटर के उसमें तो आ गया, लेकिन टीसीएस में नहीं करना, क्योंकि वो एक अपनी वेबसाइट अपनी साइट के थ्रू कर रहा है, वो अपने प्रोडक्ट अपनी ही उस पर कर रहा है। तो उस केस में जो है उसको, क्योंकि यहाँ पे दो पार्टी अलग नहीं हुई ना, एक जो सप्लायर है वो ई कॉमर्स ऑपरेटर हो गया, तो उस केस में जो है टीसीएस की कंप्लायंस नहीं आएगी। अगला क्वेश्चन कहता है वी परचेज गुड्स फ्रॉम डिफरेंट वेंडर्स। ठीक है ना, परचेज डिफरेंट वेंडर से किया एंड सेलिंग देम थ्रू अवर वेबसाइट। ठीक है ना, इसने मान लेते हैं ए से बी से मान लेते हैं, ये जो सप्लाई कर रहा है वो ए से, वो ये जो है सप्लाई कर रहा है इन सब से, तो उस केस में क्या रहेगा? हाँ जी, दोबारा आते हैं क्वेश्चन पे। ए से बी से सी से जो है इसने, ये जो है सप्लायर इनसे ले रहा है। ठीक है ना, ए से ले लिया नॉर्मल, वैसे परचेज ले ली उसने। ठीक है ना, अब ये अपनी वेबसाइट के थ्रू जो है, इसकी जो ये वेबसाइट है इसके थ्रू जो है ये सेल कर रहा है, इसको अलग अलग जगह से ऑर्डर आ रहे हैं। इस केस में क्या इंप्लीकेशन रहेगी? यहाँ पे कुछ फर्क तो नहीं पड़ेगा, ये हम क्वेश्चन नंबर 25 में बात कर रहा है। वी परचेज गुड्स फ्रॉम द डिफरेंट वेंडर एंड सेलिंग ऑन द वेबसाइट, अपनी बिलिंग के उसमें, और टीसीएस का क्या रहेगा? तो इसमें अभी हमने ऊपर वाले में क्या बात करी थी कि ये जो है ई कॉमर्स ऑपरेटर तो बन गया, लेकिन टीसीएस का जो है इंप्लीकेशन उस केस में नहीं आएगा। तो सेम फिनोमिना जो है यहाँ पे भी रहेगा। द सेकेंड ट्रांजेक्शन इज अ सप्लाई ऑन योर अकाउंट एंड नो अदर सप्लायर, देयर इज नो रिक्वायर्ड फॉर द टीसीएस। ठीक है ना, उस केस में भी टीसीएस की कोई भी इंप्लीकेशन नहीं आएगी। तो ये जो है हमारी जो है बहुत अलग अलग सिचुएशंस जो है क्रिएट हो जाती है जब हम ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू जो है हम अपने गुड्स और सर्विसेज को जो है मार्केट करते हैं। तो वहां पे हमें इसके कंप्लायंसेस को जो है सही से प्रॉपर जो है लेके चलना है, ताकि हमारी जीएसटीआर 1 जीएसटीआर 8 में क्या डाटा जा रहा है वो भी आपस में प्रॉपरली रिकंसाइल हो जाए।
होप आज की ये डिस्कशन आपको पूरी जो है क्लियर हुई होगी। अगर फिर भी इसमें कोई डाउट रहता है तो आप प्लीज़ अपनी क्वेरी कमेंट बॉक्स पे मेंशन कीजिएगा, और आप मेल भी कर सकते हैं techsgupshup@gmail.com पे आप अपनी क्वेरी मेल कर सकते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह की सिमिलर वीडियोज़ जो है हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं, राइट। तो आज की इस डिस्कशन को यहीं क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद जय भारत।